हेलो दोस्त, ऐसा नहीं कह सकते कि रेलवे में टैलेंट की कमी है या जिनको रूल के बारे में जानकारी नहीं है। और हम शुरू से कहते आते हैं कि रेलवे की जहां से हमारी सोच ख़त्म होती है उससे आगे सोचने वाले रेलवे में हैं। और रेलवे को मैं हमेशा तारीफ़ करता था। हर वैकेंसी में देखा होगा मैंने हर तरीके से समझाने की लोगों को कोशिश किया है, अभी भी करता हूं। लेकिन एनटीपीसी में तो ऐसा हो रहा है कि सारा चीज़ें कैंडिडेट ही कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा भावना बनाया जा रहा है। और अभी भी एक और पेपर कटिंग के सहारा से रेलवे ने ट्वीट किया है, कह रहा है कि एग्ज़ाम में रेलवे की वजह से डिले हुआ है तो विद्यार्थी की वजह से। समझेंगे इस हकीकत को कि क्या है। और मैं एक उन विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखना चाहूँगा जो 2019 से लेकर 2022 तक अपने अभी एग्ज़ाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जॉब की लड़ाई तो अभी बहुत दूर की बाकी है, क्योंकि अभी उसके बाद CBT 2 है और CBT 2 के बाद CBAT भी है। तो यहाँ रेलवे क्या कर रहा है समझिएगा। यहाँ पे पर्सपेक्ट है कि ये पेपर कटिंग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो आते ही रहता है। लेकिन इस पेपर कटिंग के समस्या को आप समझेंगे तो ये समझेगा कि CBT 2 एग्ज़ाम और डिले होगा। सुबह मैंने वीडियो बनाया था, लोग बोला CBT 2 के क्यों बात नहीं कर रहे हो। देखिए, इस पेपर कटिंग का इनडायरेक्ट रूप से क्या मैसेज है मैं यहाँ इस वीडियो में समझाऊँगा। और अगर रेलवे सही करता होता तो LP टेक्नीशियन, JE, ग्रुप D जो 2018 की वैकेंसी है उसमें करीब सैकड़ों में ऐसे छात्र होंगे जो नौकरी से वंचित रह गए, उनके बदले कोई और नौकरी ले गया। कैसे समझाएंगे यहाँ पे। और वो रेलवे ने माना है, पोस्ट के रूप में नहीं माना है, लेकिन अपनी रूल की गलती को मान लिया है, वो दिखाएंगे यहाँ एनटीपीसी में। तो चलिए यहाँ पे पूरा डिटेल जानने से पहले थोड़ी सी आपको ट्विटर पे ले चलूँगा। ट्विटर पे मेरा रेलवे लाइव का था, उसमें किसी ने टैग करके मुझे पूछा कि ईस्टर्न रेलवे का एक ट्वीट आया है। ट्वीट क्या, उसने पेपर कटिंग के रूप में ट्वीट किया है, तो मैं उस पर जल्दी से नीचे लेके आऊँगा। मैं बात नहीं करूँगा। यानी ईस्टर्न रेलवे आपकी कह सकते हैं गार्डन कोलकाता वाला, कह सकते हैं गार्डन रीच नहीं, कोलकाता वाला। इन्होंने एक ट्वीट किया है पेपर कटिंग के माध्यम से ही, जिसमें बोला गया है कि रेल मंत्री जी ने संसद में जवाब दिया है। उसकी वीडियो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ इसकी टैग को बदला गया है और रेलवे ने उसको ट्वीट किया है। ये माध्यम है हमारे लिए, ये नहीं माध्यम है कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ पेपर अपना इंडिपेंडेंट काम करता है, उसको जो आधार मिलती है, बेस मिलती है, उसके आधार पर होती है। लेकिन यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा के बारे में ट्वीट ईस्टर्न रेलवे का है, 19 आवर पहले का है। ईस्टर्न रेलवे ने ट्वीट किया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय ने संसद में शुक्रवार को बताया, शुक्रवार आप समझ ही सकते हैं, आज से एक दिन पहले, जो वीडियो ऑलरेडी संसद टीवी पे अवेलेबल होगा, बताए होंगे। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के लिखित जवाब में ये बोला गया है कि रेलवे तरफ से भर्ती प्रक्रिया या परिणाम में कोई डिले नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? कोई डिले नहीं किया गया। देखिएगा, नहीं रोका गया है। तो नहीं रोका गया है, तो इसको हम टेक्निकल पर्सपेक्ट में देखेंगे। बाकी चीज़ें हैं, कितनी वैकेंसी थी, कितना हुआ, कितना रोजगार दिया गया, वगैरह वगैरह। ये रेलवे तो दे ही रहा है रोजगार, ये सबको पता है कि 2019 के बाद से कितना रोजगार आई है, कितनी नोटिफिकेशन आई है और कितने लोग डिमांड कर रहे हैं कि कितनी भर्ती आई है, वो सब आपको पास डाटा है। 19 के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है और 19 वाली जो नोटिफिकेशन आई है उसको अभी किसी को रोजगार नहीं मिला है, तो विद्यार्थी को एज का क्या हो रहा है इसके बारे में भी कोई सोचे कि अगर 2000 पोस्ट है तो 2000 ही देनी चाहिए, 5000 पोस्ट है तो 5000 देना चाहिए, न कि इलेक्शन आए तो एक बार वैकेंसी निकाल दे और वैकेंसी निकाल के अगले इलेक्शन तक लिया जाए। ये सब डिटेल है जो विद्यार्थी के लिए थोड़ी सी एक समझने में मुश्किल हो जाता है कि मैं कैरियर रेलवे में बनाऊं तो कैसे बनाऊं जब मेरा एग्ज़ाम फाइट करने का एज ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे के क्या क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हमें यहाँ एग्जाम्पल दिलाना है। एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ किससे, कोर्ट केस से। ये पेपर कटिंग और जो आपको डिटेल आया है जिसमें बोला गया है कि रेलवे की वजह से नहीं डिले हुआ है, उसका इनडायरेक्ट रूप से इसके ऊपर सवाल पूछा गया। अब कोर्ट केस हो गया तो इसमें तो कम से कम 10 दिन मिनिमम और मैक्सिमम तो 2 से 4 मंथ भी लग सकते हैं
प्रोसेस को क्लियर होने में। 10 दिन कब लगेगा? रेलवे जब सही कारण बता देगा, और अगर रेलवे डिले करेगा तो यह और बहुत लंबा चलेगा। तो भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते हुए इस कोर्ट केस को हम रहने देते हैं। जो कोर्ट केस हुआ है इसके बारे में, इसको हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे अभी रेलवे वेबसाइट की ऑफिशियल डिटेल पे जो आई है उसके बारे में। 1 मिनट हम ले लेते हैं। मैं एनटीपीसी की वैकेंसी की पूरा हिस्ट्री खोल लेता हूँ 1/19, जिसमें आप समझिएगा, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 1/3/2019 को आप अप्लाई कर सकते थे। इसी समय की क्वालिफ़िकेशन आपकी जोड़ी जाएगी। अगर आपने इस समय 10+2 थे तो 10+2 ही माना जाएगा। और आज के डेट में अगर अभी 2022 में हैं तो आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आप ग्रेजुएट नहीं माने जाएंगे। समझिएगा, इस नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि इसके डेट के आसपास की ही आपकी डेट मानी जाएगी। हो सकता है ये डेट 31/3/19 भी हो। तो 4 साल करियर आपकी ब्लॉक। दूसरी, आगे चलेंगे, कोरिजेंडम अमेंडमेंट आया, वैकेंसी में चेंज हुआ, वगैरह 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 आया। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम भी हुआ तो कितने डिले हुआ आपको पता ही है कि एग्ज़ाम का कब हुआ। टेंडर नोटिस 1 से लेके 10 तक कोरिजेंडम हुआ, यानी टेंडर करने में भी बहुत टाइम लगा। 7, 8, 9 कोरिजेंडम हुआ, तब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल हुआ। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस जब आया तब हो चुका था 20, यानी आप 19 से 20 में आ गए, यानी 18 मंथ आप लूज कर चुके थे। यह स्टूडेंट यहाँ कुछ नहीं रोल था। कोरोना हो सकता है एक कारण हो, लेकिन स्टूडेंट यहाँ कुछ नहीं किया था। उसके बाद आपकी फिर से कोरिजेंडम टेंडर का 11वां आ गया था। उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्टेड का स्टेटस आया। उसके बाद आपका कोरिजेंडम नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का आया। उसके बाद एग्ज़ाम शेड्यूल आपकी दिसंबर में जारी हुआ और 25 दिसंबर के आसपास आपकी एग्ज़ाम शुरू हुई 2020 के। ये एग्ज़ाम कब तक चला आपको पता ही है, मार्च अप्रैल तक चला 2021 के। मार्च के 21 में आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, एग्ज़ाम आ गया, लेकिन रिजल्ट आपका कब आया पता है? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो रिजल्ट के बारे में अब जब आएंगे तो नोटिस फॉर सेकंड फेज एग्ज़ाम, थर्ड फेज 4 एग्ज़ाम, 5 फेज एग्ज़ाम वगैरह वगैरह प्रोसेस होती गई। आपकी एडिशनल वगैरह जब कुछ आएगा, 4 फेज आ गया, 7 फेज आया, 7 फेज आया। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम की आगे हुई, एग्ज़ाम सेंटर हुआ, लॉकडाउन इम्पोज हुआ, बहुत सारे कंडीशन इसमें आया था। 6 फेज 7 फेज आया था। उसके बाद आपकी 8 फेज आया, करेक्शन बैंक आया, रिफंड फॉर एग्ज़ाम फीस आया। और उसके बाद आपकी रिजल्ट आई कब? 14/8 को। यानी आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी मार्च में, तीसरे मंथ में, लेकिन रिजल्ट आने में क्या एग्ज़ाम होता है क्या? तीसरे से लेके 8वें महीने तक 5 मंथ आपके रिजल्ट लाने में दिया। समय लगभग लग गया। मैं मोटा टाइम लेता हूँ। ये विद्यार्थी रिजल्ट बना रहे थे या एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी? चलिए, एग्ज़ाम देखने के लिए आया। इसको एक बार और मैं लूँगा थोड़ा सा इसको समझने के लिए। जब हम बात करेंगे हाई पावर कमेटी को तो इसको समझेंगे एक बार। यहाँ पे देखिए 14/8 को जब यहाँ पे रिजल्ट आया, कब? 14/8 को जब रिजल्ट आया तो 14/8 के बाद क्या हुआ? कभी CBT 2 के डेट एक्सटेंशन नहीं किया गया कि CBT 2 कब होगा। उसके बाद रिफंड की वेरिफिकेशन आया, रिजल्ट नोटिस फॉर रिजल्ट एंड CBT 2 शेड्यूल के लिए आया 5/12 को। 8वें महीने से यहाँ तक कोई कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक किसी का कुछ नहीं हुआ था। अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। यहाँ तक कि अभी एग्ज़ाम की बात हो रही थी 5/12 तक, 5/12/2021 तक। यानी अगर ओरिजिनल वैकेंसी के कहें तो मार्च 2019 से मार्च 20, मार्च 21 और अगले साल सोचिए मार्च 22, यानी 3 साल पूरे आपके लगभग निकल गए CBT 2 होने तक। 15 फरवरी 2022 में आपको CBT 2 का डेट आया था। ठीक है, तो रिजल्ट कितने का आया? 5/12 को हिक्स के आया। तो रिजल्ट आपकी आई 14 से 15 तारीख को, 14 जनवरी 2022 में रिजल्ट आया। रिजल्ट में बहुत सारी खामियां थी। कैंडिडेट ने बहुत सारी गलतियों को दिखाया कि यहाँ पे 3.84 करोड़ कैंडिडेट को लिया गया है। लेने कितनी चाहिए थी? 7 लाख, यहाँ पे सॉरी करोड़ कहा गया, गलती हो गई, लाख था। यहाँ पे लेनी चाहिए थी 7 लाख प्लस कैंडिडेट को, क्योंकि 35,281 वैकेंसी है। इसके 20 गुना यूनिक कैंडिडेट चाहिए। इसके लिए लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ट्विटर पे अभियान चलाया।
10 मेगा ट्वीट भी हुआ और भी बहुत सारी हुआ। हालांकि मैं ट्वीट में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, रेलवे ये सब चीज़ों को पहले समझ लेता था, लेकिन इस बार रेलवे किसी की नहीं सुना है। जब से एग्ज़ाम नहीं लिया तब से अभी तक भी नहीं। तो 10 मेगा तक जब हुआ ट्वीट वगैरह वगैरह तो नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, CBT 1 और CBT 2 इंट्रोड्यूस कर दिया ग्रुप डी के लिए। उस समय NTPC वाले कैंडिडेट और ग्रुप डी वाले कैंडिडेट मिलकर कुछ गैर हरकत भी किए, रेलवे का नुकसान भी हुआ। लेकिन तहाँ तक भी रेलवे कभी नहीं माना कि हमारे तरफ से गलती है। उसके लिए इन्होंने सारी नोटिस एक पे एक डेली, कभी ट्विटर पे कभी वेबसाइट पे, कि हमारी ये सही है, हमने इतने साल तक कैंडिडेट लिया वगैरह वगैरह। रेलवे ने अपनी स्टेटमेंट में बताया लोगों को, क्योंकि बताने का अधिकार है, उनको कम्युनिकेट किए। तो 15 तारीख को रिजल्ट आया था, 15/1/22 को, और यहाँ से लेके 26/1/22 तक बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन सामने दिख रहा था यूपी और प्लस में 4 स्टेट का इलेक्शन। तो 26 तारीख की एक नोटिस आता है कि हम हाई पावर कमेटी गठन कर देते हैं। ठीक है, हाई पावर कमेटी का भी गठन हो गया। हाई पावर कमेटी गठन होने से आपकी सारी चीज़ें सुनी गई। आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 कॉलम बनाया गया, एक तरफ तो NTPC के लिए और एक तरह से ग्रुप डी के लिए। आपके क्वेश्चन 1 से लेके आपके प्रश्न 10 तक लिए गए, 12 तक लिए गए, जो भी है जितने प्रश्न थे, जिसमें नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ स्कोर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, आपकी CBT 1, यूनिक कैंडिडेट वगैरह वगैरह, रेलवे का रिजल्ट सही है वगैरह वगैरह, सारे ऑप्शन इसमें थे। अच्छा प्रयास था, लेकिन इसमें भी थी इशू टाइमिंग की इसलिए कि मैं बताऊंगा, जो आपको पहले ही बोला था कि जो हम एक ऑब्जेक्शन वाला लेंगे। जब आपकी रिजल्ट आई थी, कब की रिजल्ट आने के लिए 23, 13, 8, 21 को आपको आया था, तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन भी करना होता है कि आपके ने गलत प्रश्न पे क्वेश्चन करना था। जो हमने यहाँ पे वेबसाइट पे आपको यहाँ पे छोड़ गए थे कि इसको हमने ऑब्जेक्शन वाला पार्ट को हम बाद में लाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये वाला लिंक फॉर क्वेश्चन के खिलाफ ऑब्जेक्शन के लिए आपको जो टाइम दिया गया था, हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा ये डिटेल में। यहाँ पे बोला गया था कि 16 तारीख को आपको आपके अब क्वेश्चन पेपर दिखने लगेंगे और 23 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन करा सकते हैं, यानी 18 तारीख से 23 तारीख तक। और ये कुल मिला के होता है 6 दिन। इतना तो मैथमेटिक्स आपको को भी आता होगा। और अगर 16 भी मान ले कि लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, शाम को देख लिया था, रात में देख लिया था, तो 16 को हम भी मान लेते हैं कि 16 से देखना शुरू किया, वो एग्री हो गए, तो 2 दिन और ऐड कर देते हैं इसमें। 8 दिन टाइम दिया गया था कैंडिडेट को कि पूरे 3 मंथ के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप सारा देख लीजिए। आपको पता ही है, एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन थे और करीब करीब 57 से 58 शिफ्ट हुए थे, यानी 57-58 100 क्वेश्चन तो होंगे ही, ज़्यादा ही होंगे। ये सारे क्वेश्चन को आपको देख लीजिए और अपने ऑब्जेक्शन कर दीजिए। हालांकि एक कैंडिडेट के लिए 100 ही क्वेश्चन था, लेकिन टोटल प्रश्न जो थे वो 57 से थे। इन ऑब्जेक्शन के लिए 8 टाइम दिया गया था। लेकिन उसी चीज़ को मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब इन्होंने हाई पावर कमेटी गठन कर दिया, हाई पावर कमेटी जब गठन हुआ, जिसके बारे में आप 26 तारीख की बात किए थे, यहाँ पर 26/1 को हाई पावर कमेटी गठन किया गया, जिसमें कितने सवाल थे पता है? 11 सवाल थे, 11 क्वेश्चन थे। 1 मिनट में उसको ले लेता हूँ, तब आपको समझा पाऊँगा। 11 सवाल इसमें देना था। CBT 2, 1 के लिए, NTPC के लिए 10 सवाल थे और ग्रुप डी के लिए 10-11 सवाल थे। इसको आपको चूज करना था, क्या क्या करना है। आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है। ऑनलाइन भी शुरुआत हो गया था, आपको ऑफलाइन भी दे सकते थे, RRB में मिल कर भी दे सकते थे। जिसके लिए इन्होंने 26 तारीख जो गठन किया था, इसकी डेट आप देखेंगे। 26 तारीख को गठन हुआ, उसके बाद 16/2 तक आपकी रिप्रेजेंटेशन चली, यानी करीब करीब 20 दिन या प्लस कह सकते हैं, 20 डे प्लस है। उसके बाद इनको रिपोर्ट देने के लिए बोला गया 4 तक, यानी 16 से 4 आप समझ सकते हैं। 16 से 4 15 दिन, 16 दिन उधर और 16 इधर, 20 दिन इनको दिया गया है रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए। फिर भी 4 तारीख को रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट आया है आपको 10 तारीख को। 10 कितने को? 3/2022 को, जब यूपी का इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो गया। यानी इनको चाहिए 10, 20 कितने 40 दिन और 10, 4, 6 दिन इधर, 50 दिन चाहिए हाई पावर कमेटी की रिजल्ट को डिक्लेयर करने में कि क्या उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि रेलवे ने अच्छा काम किया, कोई गड़बड़ नहीं हुई। इन्होंने बहुत सारे किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ किया कि जो कैंडिडेट मांगा भी नहीं था वो भी दे दिया, माने एक्स्ट्रा दे दिया गया है।
क्यों? क्योंकि पता था कि रेलवे की नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें, पहले की भर्ती की क्रिया से देखें, रिलायबिलिटी के टर्म पे देखें और सोशल जस्टिस के रूप में देखें, तो रेलवे यहाँ तक नोटिफिकेशन तक आते आते ये पिछले 4 सालों में बहुत सारी गलतियाँ कर रखा था। समझ सकते हैं गलतियां कैसे थी। और आगे देने वालों में भी देखेगा आपको 10+2 और ग्रेजुएट की एक साथ एग्ज़ाम नहीं होगी, आगे हो सकता है ये अलग अलग ही होगा। क्योंकि लोगों का यहाँ भी सवाल था कि घोड़े और गधे को एक साथ दौड़ाया गया, बिल्कुल सही है। 10+2 की अगर अलग एग्ज़ाम लेना है तो CBT 1 में क्यों एक साथ, ये भी बाद में आएगा, हो सकता है अमेंडमेंट के रूप में, अभी रेलवे नहीं मानेगा, फ्यूचर में मान लेगा। तो ये सारी कहानी थी। इसमें क्या हुआ, जब कैंडिडेट को 6 दिन में बोला जाए कि 5700 क्वेश्चन का आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए और गांव देहात में रेगुलर रहता है, नेट पे जाके कर दिया, तो क्या 50 दिन में हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आती और प्रोसेस करने में इतनी टाइम लगती, जबकि पता था कि 15 फरवरी 2022 से आपका रेल का एग्ज़ाम CBT 2 के लिए NTPC के लिए प्रस्तावित है। तो यहाँ विद्यार्थी कह दिया आपको कि 50 दिन पावर लीजिए, इसको गठन करने में 5 से 6, 8, 10 दिन में आप देते। आपकी एग्ज़ाम 15/2 की थी, आपकी 26 का आपने निकाल दिया कि 26/1 को हमारा हाई पावर गठन हो गया, तो रिजल्ट इसकी आप दे देते, 4, 5, 6, 10 तक भी दे देते, 6 तारीख तक भी देते, 6/2/2022 तक भी देते, तो 15/2/2022 में NTPC CBT 2 हो जाता। तो इसमें तो कैंडिडेट का इंटरफेस नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस समय इलेक्शन चल रहा था और इलेक्शन में कोई किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। अब ये कंडीशन ये क्लियर हो गया। यानी टोटल अगर पूरी पर्सपेक्ट में देखें तो इस वैकेंसी में कैंडिडेट को घसीटा जा रहा है, और घसीटा जा रहा है तो लोग परेशान हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास कैंडिडेट है वो परेशान नहीं हो रहे हैं, पास कैंडिडेट भी परेशान हो रहे हैं और फेल भी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी आप मॉडिफाई करेंगे, लोगों की भावनाओं के साथ खेल ही होगा। कोई हो सकता है पास है और वो गलत तरीके से किसी तरीके से आ जाए, लोगों को समझने में आए, उसको लगता है कि कंपटीशन हमारा बढ़ गया, फेल वाला आ जाएगा, तो उसके मन में तो गलत होता है और इसी कारण में वो समझते हैं कि यूट्यूबर ने कहा कि पास कर दिया, फेल कर दिया। लेकिन एक्चुअली जो हुआ है, जो नोटिफिकेशन में आपने देखा कि नोटिफिकेशन में आपने देखा कई जगह कोरिजेंडम में देखा, सारी चीज़ें आपने देखेंगे ना, तो ऑब्जेक्शन वगैरह से लेके सारी चीज़ों में, जैसे अब उसकी भी बात कर ले एक बार, मैं अगर आपको दिखाने के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो अभी के लिए आया है, जो ये हमने बात किया था जिसमें 2000 उसकी वाली वैकेंसी के बारे में, 1 मिनट मैं उसको ले लेता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें ले लेता हूं इस वाले क्वेश्चन को कि जो OBC SC ST वाले कैंडिडेट थे, 1 मिनट, ओपन नहीं हुआ, 1 मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ यहाँ पे इन्होंने LP टेक्नीशियन परीक्षा में क्या कर दिया, जो रिवाइज रिजल्ट आया है, कब के डेट में, डेट देख लीजिएगा, रिजल्ट नहीं कह सकते, नोटिफिकेशन आया है और कोरिजेंडम आया है 25/3 को, जिसमें इसकी कोरिजेंडम का कोई मांग नहीं किया था कोई। इसमें क्या क्या बदलाव कर दिया गया, एक तो EWS के लिए सारा फाइनेंशियल ईयर दे दिया गया, सही है, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस अगर वो EWS में बिलोंग करता है तो ईयर मैटर कोई नहीं है, क्योंकि EWS में है तो करेंट फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। और जब DB होगा तो करेंट फाइनेंशियल ईयर ही मांगेगा, ये तो क्लियर था। लेकिन यहाँ पे जो आपने सीरियल नंबर 54 में कोरिजेंडम 14/3 वाले नोटिफिकेशन में कर दिया है, यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेज में CBT 2 के CBT 1 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई थे अपने कैटेगरी में, इवन OBC SC ST EWS PWD, वो सेकंड स्टेज या उसके जितनी भी स्टेज होगी उसके बाद उसी कम्युनिटी में रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। यानी जो वैकेंसी थी CBT 1 में ही ख़त्म कर दिया गया, यानी रिजर्वेशन जो बेनिफिट मिलना चाहिए लोगों का वो ख़त्म हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन को ही ख़त्म करना चाहिए, तो मैं रेलवे लाइफ हमारे की तरफ से 100% मैं एग्री हूँ कि किसी को रिजर्वेशन जॉब में नहीं दें। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो पॉलिसी तो फॉलो करनी चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ कि जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए किसी को, सब बराबर हों, एजुकेशन में मिले, बाकी चीज़ों में मिले, जॉब में सब लोग को काम करना है, बराबर मिले। लेकिन अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया है तो CBT 1 में किस आधार पर ख़त्म कर देंगे, जबकि उसकी जॉब CBT 2 के या CBAT के बाद मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन का अवहेलना था। और ये सबसे बड़ी चीज़ें JEE LP टेक्नीशियन और
जिसमें आपका ग्रुप डी भी है। जो पिछले एग्ज़ाम 2018 वाले थे वो भुगत चुके हैं, इसका नुकसान झेल चुके हैं कि उनको CBT 1 में ही सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। CBT 2 में उन्होंने कितनी भी नंबर लाया अपनी ही क्वालिफिकेशन में फाइट की है। यानी मैं एग्जाम्पल दिलाना चाहूँ, एक कैंडिडेट CBT 1 में ध्यान दीजिएगा, उन्होंने लाया 60 नंबर और क्वालिफाई किया है OBC में। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे एग्जाम्पल आपके पास। तो OBC में क्वालिफाई किया और CBT 2 में वो 70 नंबर लाया और CBT 2 का UR का कट ऑफ 68 है। तो ये कैंडिडेट यहाँ पे नहीं, UR में आके ये क्या करेगा, OBC वाला का सीट का एक खा जाएगा। और OBC में जो कैंडिडेट था, OBC में मान लिए OBC का कट ऑफ 68 नहीं 65 गया है, और OBC में 65 पे जो कैंडिडेट था 64.9 वाला कैंडिडेट, इसको तो जॉब नहीं मिला क्योंकि ये डिजर्व करता था, यहाँ तक पहुँच गया था। OBC में इसकी कट ऑफ आ जाती, क्यों 65 यहाँ गया, क्यों, क्योंकि ये जो 70 वाला नंबर जो लाया था कैंडिडेट वो UR में नहीं जाके OBC वाला एक सीट ले लिया। तो ये कैंडिडेट के साथ नुकसान हुआ और ऐसा केस सैकड़ों में हो सकता है, मैं कम बोल रहा हूँ, हज़ारों में भी हो सकता है, जिसके कारण से जिसको जॉब मिलना नहीं चाहिए था उसको मिल गया। यानी रिजर्वेशन और UR का बेनिफिट का CBT 1 में ही सारी चीज़ कहानी ख़त्म कर दी गई। अब यहाँ पे रेलवे ने अपने आप मान लिया है, किसी ने बोला भी नहीं था कि ये हटाइए, लेकिन इनको पता था कि मैंने 2 वैकेंसियों में सबकी 2-3 वैकेंसियों में सबकी ऐसी तैसी कर दिया है, सबका नुकसान कर दिया है। तो चलो अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आया है तो यहाँ तो कर ही दे। जिसकी कोई डिमांड नहीं की गई थी वो रेलवे ने किया है, क्योंकि इनकी गलती है, बहुत सारे ऐसी गलती हुई है जो हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये था कि CBT एग्ज़ाम का डिले, वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन CBT एग्ज़ाम का डिले कैंडिडेट की वजह से नहीं हुआ है, परिस्थिति की वजह से हुआ है। परिस्थिति 2 कारण था, एक तो कोविड था, सब लोगों ने कहा, लेकिन जैसे ही रेलवे को मौका मिला ना तो टेंडर टाइम से किए, ECA का टेंडर टाइम से नहीं हुआ, तो आपकी जो रिजल्ट आई पेपर हुआ वो भी लंबा चला कोविड की वजह से। उसके बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आपकी पेपर हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट की जितने समय में आनी चाहिए थी, आपने ECA के टेंडर में 10 दिन में रिजल्ट देने की बात किया है, आपने दिया रिजल्ट 5 से 6 महीने में। 5 से 6 महीने के बाद जब एग्ज़ाम की डेट घोषणा किया वो भी लंबा किया, और जब रिजल्ट आई तो रिजल्ट में जो कैंडिडेट को लेना चाहिए था उसको नहीं लेके एक्चुअल कैंडिडेट में भी बाधा हुई। यानी पूरी NTPC की प्रक्रिया रेलवे की डिले की वजह से हुई है, ना कि कैंडिडेट की वजह से। लेकिन अभी कोर्ट केस हुआ है तो इसमें भी कोर्ट केस को भी मैनेज करना रेलवे का काम है, ना कि कैंडिडेट को। क्योंकि आपको लगता है कि आपने सही किया है तो आपको एकदम बिल्कुल वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कम से कम समय में करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी का इतना जितना समय गुजर गया है वो बचना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मकसद सिंपल सा एक ही बात है कि एज कोई लौटा नहीं सकता, ना हमारी, ना विद्यार्थी की, ना रेलवे की। यानी समय जितना गुजर गया वो कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन जो समय बचा है उसका सही से प्रयोग किया जाए। रेलवे राजनीति कम करे। इलेक्शन हर 2 साल में होंगे, हर 2 महीने में होते रहते हैं। किसी इधर का होता है, कभी वार्ड का होता है, कभी विधानसभा का होगा, कभी MLC का होगा, कभी MLA का होगा, कभी विधायक, बहुत अलग अलग बहुत सारी कंडीशन है। तो इलेक्शन से एग्ज़ाम को नहीं जोड़ा जाए, थोड़ा सा विद्यार्थी को पढ़ने के लिए उनकी एज को और समय को रिस्पेक्ट किया जाए, जिससे वैकेंसी भी बनी रहे और रेलवे की जो महानता है वो भी बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।